एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बीएमसी, आरएसीबी, बीएचईएल, ओएनजीसी और पीजीसीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं हर एक सब्जेक्ट में से सिलेक्टेड एमसीक्यूज ईच एंड एवरी सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें जितने भी सारे कंसेप्ट है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में से और क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन उसमें से फॉर्म हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने टॉपर स्टॉप चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टॉपर स्टॉप इलेक्ट्रिकल आप सर्च कर लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आई विल अटैच द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट। वहाँ से मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है जो जहाँ वो पर्टिकुलर चैनल पे मैं हर रोज़ नई नई क्विजेस और जितने भी इंपॉर्टेंट समरी है, नोट्स है, ये पूरा मैं कंटेंट वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना मैं खुद मोटिवेटेड रहूँगा आप लोगों के साथ अलग अलग वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि ये वीडियोज़ बनाने में, इसके स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है और इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ ऑल ऑफ देम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एट टाइम्स ऑफ पीक लोड अ पावर सिस्टम नीड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि एट टाइम्स ऑफ पीक लोड पावर सिस्टम नीड्स। तो यहाँ पे जो लोड है, मान लीजिए पीक लोडिंग की कंडीशन जब है, ये प्रैक्टिकल कंडीशन है पावर सिस्टम में, तो पीक लोडिंग के टाइम पे मैक्सिमम हमें पता है कि जितने भी लोड्स प्रैक्टिकल पावर सिस्टम्स में कनेक्टेड है, ऑल द लोड्स आर लैगिंग इन नेचर। ठीक है, तो अगर लोड लैगिंग पावर फैक्टर डिमांड कर लोड मान लीजिए लैगिंग रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहे हैं, तो हमें लैगिंग रिएक्टिव पावर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो जो भी हम कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस यूज करेंगे वो लैगिंग रहेगा या लीडिंग रहेगा, तो जी वो लैगिंग वार्स सप्लाई करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंजेक्शन ऑफ लैगिंग वार्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इफेक्टिव पावर फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्शन ऑफ लैगिंग वार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज डिफाइंड एज। देखिए ओवरऑल इफिशियंसी पूछी है स्टीम पावर प्लांट की। तो मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है कि स्टीम पावर प्लांट की इफिशियंसी, और आप ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल, हीट ऑफ कंबशन, कुछ ऐसा लिखा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। आपको अगर कंफ्यूजन आता है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस के साथ जाइए। यहाँ पे क्या पूछा है, स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि स्टीम के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हम जनरेट क्या करते हैं, मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। एग्री? ठीक है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इनपुट हम क्या दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, मतलब इनपुट जो है वो मैकेनिकल है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में जाएंगे कि इफिशियंसी पूछा है, इफिशियंसी इज द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में ही मैकेनिकल आउटपुट दिखा है, मैकेनिकल आउटपुट चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड, हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, फिर भी मैं सी और डी ऑप्शन एक बार चेक करूंगा। सी ऑप्शन है हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। यहाँ पे भी देखिए ऊपर भी आउटपुट है, नीचे भी आउटपुट है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट को हमें डायरेक्टली नहीं लेना है, नीचे अगर हम हीट ऑफ कंबशन ले रहे हैं तो ऊपर भी इलेक्ट्रिकल जितनी भी क्वांटिटी है उसका हीट इक्विवेलेंट चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम थर्मल पावर प्लांट इफ बॉयलर इफिशियंसी। हमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, डिटरमाइन द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट। हमें गिवन क्या है, बॉयलर इफिशियंसी दी है, टरबाइन इफिशियंसी दी है और अल्टरनेटर की इफिशियंसी दी है। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, ये आप ऐसे भी मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ओवरऑल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है, ओवरऑल इफिशियंसी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल इफिशियंसी एंड इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। अब यहाँ पे भी देखिए मैकेनिकल जितनी भी इफिशियंसी है, मैकेनिकल डिवाइसेस कौन कौन से है, फर्स्ट इज बॉयलर, ओके, सेकंड इज टरबाइन। तो मैकेनिकल इफिशियंसी इज अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉयलर इफिशियंसी एंड टरबाइन इफिशियंसी, और इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है वो है अल्टरनेटर। तो यहाँ से ओवरऑल अगर आपको इफिशियंसी पूछता है तो उसका फॉर्मूला है बॉयलर इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय टरबाइन इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय अल्टरनेटर इफिशियंसी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यूज दिए हैं, बॉयलर इफिशियंसी दी है 85%, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बॉयलर इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.85 इंटू टरबाइन इफिशियंसी कितनी दी है, टरबाइन इफिशियंसी 40% दी है। ओके, सो 0.4 इंटू अल्टरनेटर इफिशियंसी कितनी दी है, अल्टरनेटर इफिशियंसी इज 95%, 0.95। तो इसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप एग्जाम में अगर आपको कैलसी अलाउड नहीं होगा तो इसका आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 0.324, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा 32.4%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32.3%। ये हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे टाइप के। और अगर और एक चीज़ है इसमें, अगर सेम क्वेश्चन में आपको पूछता है, काफ़ी बार आपको मतलब फंसाने के लिए वो क्या पूछता है, फाइंड आउट मैकेनिकल इफिशियंसी। तो अगर वो आपको मैकेनिकल इफिशियंसी पूछता है तो आप सिर्फ 0.85 और 0.4 बॉयलर और टरबाइन, ये दो ही इफिशियंसीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप अल्टरनेटर का जितना भी आपको गिवन वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ मैकेनिकल इफिशियंसी पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें पता है कैलोरीफिक वैल्यू इज द क्वांटिटी और इज द प्रॉपर्टी विच इज
विच गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोल, मतलब जितनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो कोल अच्छे क्वालिटी का होगा और वो उतना महंगा होगा। तो हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन से कोल की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है। तो देखिए लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रासाइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक टेबल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिया है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कोल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो कैलोरी पर केजी यहाँ पे मैंने समराइज किया है। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट, सेकंड इज बिटुमिनस, थर्ड इज लिग्नाइट एंड फोर्थ इज पीट। तो एंथ्रासाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जो वैल्यूज है वो 7600 टू 7800 के बीच में, और इसका यूनिट देखिए किलो कैलोरी पर केजी इसका यूनिट है। उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट और इसके बाद आता है पीट। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एंथ्रासाइट की और सबसे लोएस्ट होती है पीट की। ये मतलब एकदम खराब क्वालिटी का कोल हम इसको कंसीडर करते हैं पीट को। अगर आपके पास ये पूरी वैल्यूज अगर समराइज नहीं की है तो आप एक बार पॉज कर लीजिए, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके नोट्स में ये वैल्यूज आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो जेईई लेवल के एग्जाम्स रहते हैं उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ स्टीम पावर स्टेशन हैज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 20% एंड 0.5 kg ऑफ कोल इज बर्न पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखिए कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, और हीट इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 860 किलो कैलोरी, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, हमने न्यूमेरिकल एक बार पढ़ लिया, अब जितना भी गिवन डेटा है उसको हम पहले नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है, इफिशिएंसी दी है 0.2, 20% दी है, उसको मैं 0.2 कंसिडर करूंगा। 0.5 kg ऑफ कोल इज बर्न, ठीक है। कोल कितना दिया है, 0.5 kg हमने कोल बर्न किया पर किलोवाट आवर, ठीक है, kg पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, हीट इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर, ठीक है। हीट इक्विवेलेंट उन्होंने मेंशन किया है। तो हमें पता है जो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो है हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे देखिए हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितना होगा, क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 860 किलो कैलोरी, ठीक है। हमें इफिशिएंसी ओवरऑल क्वेश्चन में मेंशन है, इफिशिएंसी की वैल्यू है 0.2, उसके बाद हीट इक्विवेलेंट की वैल्यू है 40, इसके बाद हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। अब देखिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल मतलब आपको जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कोल मेंशन है, क्वांटिटी ऑफ कोल कितनी मेंशन है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन में क्वांटिटी मेंशन है 0.5 kg पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी बनाने के लिए हमें 0.5 kg कोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 0.5 kg पर किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, ठीक है। तो हमें देखिए ये क्वांटिटी नोन है, ये नोन है, ये भी नोन है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज इक्वल टू 860 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 860 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। इसका आंसर आएगा 8600 और इसका यूनिट क्या आएगा कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो कैलोरी पर केजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8600 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, बट आपको बेसिक फॉर्मूला से आपको कोई भी चीज अगर आपसे पूछे, अगर मान लीजिए यही पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछता है कि क्वांटिटी ऑफ कोल निकालना है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, तो आप हमेशा आप मैक्सिमम टाइम्स आप ये ट्राई कीजिए कि जो बेसिक फॉर्मूला रहता है उसको आप अच्छे से, बेसिक फॉर्मूला को ही हम अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद उसमें जितने भी मॉडिफिकेशन है, यूनिट मॉडिफिकेशन रहेंगे, कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहेंगी, उसको करने में आपको आसानी होगी। आप डायरेक्टली, मैं काफी स्टूडेंट्स को मतलब मैं जानता हूँ जो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रटते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में उसने अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, उसने ये सब वैल्यूज दे दी और हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपसे पूछ लिया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसके सॉल्यूशन को। और ये सेम क्वेश्चन पीजीसीएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू थर्मल पावर स्टेशन, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है ये पूरे स्टेटमेंट्स को मतलब पूरा अच्छे से समराइज करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद। फर्स्ट इज क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा है, थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। देखिए जब भी आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही बार आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, बार बार आप वही 3-4 सेंटेंस नहीं पढ़ते बैठेंगे, उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं क्या, तो जी करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी कम रहती है, जितना भी मेंटेनेंस स्टाफ होगा थोड़ा बहुत उतनी उसके लिए रनिंग के लिए कॉस्ट चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो आपका थर्मल पावर स्टेशन है उसमें मतलब हमेशा एट एवरी स्टेज उसमें कोल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो रनिंग कॉस्ट हाई होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड इज दे रिक्वायर लार्ज स्पेस एज कंपेयर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का जो रिजर्वायर रहता है वो काफी बड़ा रहता है, उसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब पहला ट्रू और थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Next question, 1 million cubic meters of water is stored in a reservoir feeding a water turbine. The density of water is 993 if the center of mass of water is 50 meters above. ठीक है, द टर्बाइन एंड द लॉसेस आर निग्लिजिबल, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये टाइप का अगर क्वेश्चन आता है इसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। पहले आप पूरे जितने भी वन लाइनर्स है और जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सिंगल फॉर्मुला के क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका जितना भी गिवन डेटा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें पता होगा कि पावर आउटपुट जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का, उसके लिए फॉर्मुला है 9.81 × 10⁻³ WQH ईटा
किलोवाट। तो ये जो है ये किलोवाट में आंसर देता है, इसके लिए यहाँ पे 10⁻³ हमने लिया है। अगर आपको वैट में पूछता है तो आप यहाँ से 10⁻³ हटाएंगे, आपको जो आंसर है वो वाट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से W जो है वो है क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब फिर से हम जो गिवन न्यूमेरिकल है उसके पास जाएंगे। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, देखिए 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स दिया है, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो है 1 मिलियन, मतलब 10⁻⁶। उसके बाद Q इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 993 kg/m²। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 993 kg/m²। H इज द ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। ऑपरेटिंग हेड कितना दिया है 50 मीटर्स, ओके। H इज द ऑपरेटिंग हेड विच इज 50 मीटर्स। उसके बाद ईटा इज द इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ पे कोई भी इफिशियंसी की बात नहीं की है, तो हम एज्यूम करेंगे कि 100% इफिशियंसी उसने कंसिडर की है, मतलब ईटा की वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर आउटपुट के फॉर्मूले में हम ऊपर के जितने भी वैल्यूज है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9.81 इंटू 10⁻³ इंटू W की वैल्यू है 10⁻⁶, उसके बाद Q की वैल्यू है 993, उसके बाद H की वैल्यू है 50 मीटर्स और ईटा की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो इसको हम 50 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ इसको हम यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे 1 किलोवाट है, तो मैं क्या करूँगा 10⁻³ को 1 किलोवाट में मैं मर्ज करूँगा, तो इसका यूनिट आएगा वो मेगावाट आएगा। बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी दिए है एनर्जी प्रोड्यूस किए मेगावाट आवर में उसने पूछा है, ठीक है। तो पूरे नंबर ऑफ आवर्स कितने रहते हैं 3600, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 993 इंटू 50 इंटू 9.81 अपॉन 3600, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 993 इंटू 50 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 135.3 इक्वल टू 135.3 और इसका यूनिट आएगा मेगावाट आवर, ठीक है। अभी वीडियो में से मतलब वीडियो हमें शॉर्ट में हमें पूरी चीज़ों को देखना है, इसलिए मैंने अभी कैलसी पे कैलकुलेशन किया। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बहुत क्लोज है। ये शायद ESC का क्वेश्चन होगा इसलिए ऑप्शन थोड़े क्लोज है। अगर आपके एग्जाम में कैलसी नहीं अलाउड होगा तो ऑप्शन एग्जामिनर थोड़ा दूर दूर का सेट करेगा, तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन काफी उसने क्लोज दिया है और आपके पास कैलसी नहीं है, सो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपका टाइम वरना वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ गया मैं जो भी बोल रहा हूँ। अगर इस वीडियो में से भी आपसे अगर कोई डाउट्स है जो आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जो भी आपका डाउट है उसका मैं सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। अ कपलान टरबाइन इज इनवर्ट फ्लो इंपल्स टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन और हाई लीड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो आपको पूछा है कि जो कपलान टरबाइन है वो इनवर्ट फ्लो रहता है, आउटवर्ड फ्लो रहता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आप एक बार मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए आपको अगर कुछ याद आता है कपलान टरबाइन के बारे में। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो मैंने अगले स्लाइड में जितने भी टरबाइन्स के टाइप है इसको मैंने अच्छे से समराइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टरबाइंस, और यहाँ पे मैंने कैटेगराइजेशन किया है फ्लो, एनर्जी, हेड, स्पेसिफिक स्पीड और एग्जांपल, मतलब जिसका एग्जांपल है। तो पहले देखिए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो में आप देख सकते हैं कि जो टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि पेल्टन व्हील जो टरबाइन है इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेल्टन व्हील जो टरबाइन रहती है उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, इसमें बकेट्स रहती है, इसको बकेट्स कहते हैं, और जो वाटर है वो टेंजेंशियली इसको स्ट्राइक करता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो फ्लो है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। इसमें इंपल्स एनर्जी यूज होती है, इसलिए इसको इंपल्स टरबाइन कहा जाता है। इसका जो ऑपरेटिंग हेड है वो काफी ज्यादा ऑपरेटिंग हेड में ऑपरेट होता है और इसका स्पेसिफिक स्पीड जो है वो बहुत कम रहता है, मतलब लेस देन 60 आरपीएम। यहाँ पे आप देखिए कि हेड, ऑपरेटिंग हेड और स्पेसिफिक स्पीड ये दोनों का जो है ये इनवर्स रिलेशन है। जितना आपका ऑपरेटिंग हेड ज्यादा होगा उतना वो टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है कि मिक्स फ्लो टरबाइन। अब इसको फ्रांसिस टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स फ्लो टरबाइन। तो इसको मिक्स फ्लो टरबाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इनलेट है वो रेडियल रहता है और इसका आउटलेट जो है वो एक्सियल रहता है, ठीक है। और इसमें रिएक्शन टरबाइन की, दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो रिएक्शन एनर्जी के कॉलम में जो है वो रिएक्शन है, और यहाँ पे हेड, इसका ऑपरेटिंग हेड जो है वो मीडियम रहता है, 30 मीटर्स टू 300 मीटर्स के बीच में इसका ऑपरेटिंग हेड रहता है। इसका स्पेसिफिक स्पीड रहता है 60 टू 300 आरपीएम के बीच में। थर्ड टाइप है अगेन इट इज एक्सियल फ्लो टरबाइन, और इसमें भी जो है वो रिएक्शन टरबाइन का टाइप है, जिसका ऑपरेटिंग हेड कम रहता है, लेस देन 30 मीटर्स, मतलब काफी कम हाइट के लिए इसको यूज करते हैं, बट इसका जो स्पेसिफिक स्पीड है वो काफी ज्यादा रहता है। अगर स्पेसिफिक स्पीड आपको पूछते हैं 300 टू 600 आरपीएम के बीच में, तो आपका आंसर आएगा प्रोपेलर टरबाइन यूज करते हैं, और अगर 600 टू 1000 आरपीएम के लिए यूज करते हैं, मतलब हाई स्पीड टरबाइन जो है वो कपलान टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चार्ट को आपके नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं ये हमें पूछा है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को, उनको अच्छे से समराइज किया है। मतलब पहला है फ्यूल, तो उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? यूरेनियम 238। मतलब यहाँ पे अगर आपको इवन नंबर मिलता है तो ये फर्टाइल मटेरियल, और यूरेनियम 235 यहाँ पे अगर आपको ऑड नंबर मिलता है तो इट इज अ फिसाइल मटेरियल, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है। उसके बाद जो कंट्रोल रॉड्स है वो आपके कंट्रोल रॉड्स बनते हैं कैडमियम, बोरॉन और हाफनियम के आपके कंट्रोल रॉड्स बनाए जाते हैं ये मटेरियल से। आपका जो मॉडरेटर है वो होता है ग्राफाइट, बेरिलियम, हेवी वाटर और हेलियम का, ठीक है। उसके बाद जो कूलेंट है वो आइदर गैस कूल्ड रहेगा या फिर सोडियम का यूज करते हैं एज अ कूलेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको पूछा है कि कंट्रोल रॉड जो है वो कौन से मटेरियल से बनता है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल रॉड के आगे मैंने लिखा है कैडमियम, बोरॉन और हैफनियम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम, ओके।
ये आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे की ये जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें मैंने पूरा क्रक्स लिखा है, जितने भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर मेकिंग अ मॉडरेटर, और उसमें क्या करेगा, इसको आप इसमें से 3 ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन कुछ अलग देगा। तो आपको वो पता होना चाहिए, फिक्स आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, अ डीजल पावर स्टेशन, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे पूछा है डीजल पावर स्टेशन हैज अ फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.28 kg पर किलोवाट आवर, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बीइंग 1000 किलो कैलोरी पर केजी, द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन। हमें यहाँ पे ओवरऑल इफिशिएंसी पूछा है। आप एक बार पॉज कर लीजिए और इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज हुआ है जो हमने मतलब पिछली बार किया था, सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल में सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल इफिशिएंसी पूछी है, विच इज द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे देखिए हीट इक्विवेलेंट जो है वो आपको दिया है 860 किलो कैलोरीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे 860 किलो कैलोरीज दिया। उसके बाद हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कोल कितना दिया है कि 0.28 दिया है। यहाँ पे देखिए 0.28 किलोग्राम पर किलोवाट आवर, तो ये 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 विच इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 30.7%। तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो मतलब कंपेयर टू प्रीवियस जो हाइड्रो पावर स्टेशन वाला न्यूमेरिकल था उससे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी ऑफ द डे। तो ये वीडियो में हमने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इसी में से थोड़ा बहुत वैल्यूज इधर उधर करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो 4 ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको अक्सर डेफिनेशंस पूछी जाती है। फर्स्ट इज द फर्म पावर, ठीक है। तो फर्म पावर क्या होती है कि इमरजेंसी कैपेसिटी टू बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय कमिटमेंट। आपने जितना भी कमिट किया है, अगर आपके कमिटमेंट में, अगर आपके पावर स्टेशन में कुछ फॉल्ट भी आता है, तो फर्म पावर जो है वो इमरजेंसी कैपेसिटी विच इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, ये आपको ऑल टाइम्स अवेलेबल होनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय कमिटमेंट। आपने जितने पीरियड के लिए कमिट किया है उसमें आपको फर्म पावर हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व क्या रहती है, द कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। वो ऑपरेशन में है लेकिन उसको सर्विस में नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड रिजर्व जो है वो कैपेसिटी विच इज इन सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन, तो वो सर्विस में है लेकिन उसको ऑपरेशन में नहीं लिया है। हॉट रिजर्व और कोल्ड रिजर्व जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट है अपने आपके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व क्या है, द रिजर्व कैपेसिटी कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक द लोड। मतलब ऐसी कैपेसिटी जो आपने पूरा सिंक्रोनाइज करके रखा है उसको, इट इज कनेक्टेड टू द बस एंड इट इज रेडी टू टेक द लोड। अभी तक उसको लोड नहीं दिया है बट इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोड, तो ये रहा आपका स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने जितने भी कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। ये आपको मतलब ज्यादातर पेड बैचेस में भी इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना मैंने डिटेल में उसको आपको एक स्टेप का यहाँ पे मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, बीच बीच में टेबल्स और चार्ट्स की समरी के फॉर्म में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ यूजफुल चीजें आपको पढ़ने को मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट जिनको नीड है, जो मतलब शायद जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब जिनको पढ़ना है, वो लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरा मोटिव कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में हम एक नया चैप्टर, पावर सिस्टम का एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, ठीक है।